चलो पहले श्लोक बोलते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें जो चेक रिसीव किया है फ्रॉम के, उसका क्या करना है? मतलब बैंक में डायरेक्टली आएगा या पहले कैश में लेना है? इधर भी रिसीव्ड हुआ है चेक 14 जैन को एंड यहाँ पर भी 3 जैन को एक चेक रिसीव हुआ है। तो वो बैंक कॉलम में जाएगा या कैश कॉलम में? बैंक में, क्योंकि नेक्स्ट वर्डिंग्स चाहिए। वर्डिंग्स ऐसे चाहिए दैट चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नहीं तो ऊपर होना चाहिए कि चेक रिसीट इज ट्रीटेड एज कैश रिसीट। ये वर्ड्स भी नहीं है एंड नेक्स्ट डे डिपॉजिट भी नहीं किया है, तो ये डायरेक्टली बैंक में ही लिख देना है चेक रिसीव्ड। ओके, यहाँ पर 2 बार चेक लिखा है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आर बाय चेक। ओके, ये गलत हुआ है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 6500। 6350 का चेक आपने रिसीव किया, सो कितना डिस्काउंट दिया? 150 का डिस्काउंट अलाउड कॉलम में जाएगा, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड। एंड डिपॉजिट द एंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 10,000। सो देखो, आपको कैश कॉलम का बैलेंस निकालना पड़ेगा। कैश कॉलम का बैलेंस 35,000 आया, तो वहां पर 10,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 रखना है, ऊपर का 25,000 क्या करना है? डिपॉजिट करना है बैंक में। इसका मीनिंग समझा क्या सबको? डिपॉजिट द एंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 10,000, मतलब उनको कैश बैलेंस कितना रखना है? 10,000 एंड एक्सेस जो आएगा वो बैंक में डिपॉजिट, उसकी एंट्री बैंक टू कैश। एंड LF कॉलम में क्या लिखोगे? C, कैपिटल C। ये एंट्री 31 जैन को करनी है। क्लियर है? ये टाइप के एडजस्टमेंट्स नहीं किए थे बट डायरेक्टली एग्जाम में आ गया, तो पूरा गेम इंटरप्रिटेशन का था। इंटरप्रिट अगर आप कर पाए तो ये कंसेप्ट तो पता है ना आपको, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक का एंट्रीज आता है आपको, बैंक टू कैश। ठीक है? ओके, ओम की वजह से दूसरा ही कैश बुक का ही डिस्कशन हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन ये 2 एडजस्टमेंट्स हुए नहीं थे हमारे क्लास में कैश बुक सिखाते वक्त। ओके, सबने एग्जाम फॉर्म फिलअप किए हैं ना? एंड आपके जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट में हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है क्या इंटरमीडिएट का? उनको रिमाइंड आप करो। मैंने उनको बताया था, आपको रिमाइंड करो एग्जाम फॉर्म का, क्योंकि कल लास्ट डेट है। कल रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्होंने इंटरमीडिएट के लिए, तो वो नहीं एग्जाम दे पाएंगे नवंबर 20, वो मई 25 में दे पाएंगे।
जून 23 कवर आहे का आपल्या क्वेश्चन बँक मध्ये? ओके ये ट्रू और फॉल्स देखो. अंडर और ओवरकास्टिंग ऑफ अ सब्सिडियरी बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन. Under or overcasting of subsidiary book is an example of error of commission. True. So true if an amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side or the totals are wrong or wrong balance is struck. It will be a case of error of commission. Thus, under or overcasting of subsidiary books is an example of error of commission. So, इन्होंने क्या लिखा? जब भी सेंटेंस ट्रू होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि रीजन क्या लिखना है. सो एरर ऑफ कमीशन ये ट्रू है. ओके फिर स्टूडेंट्स लिखते हैं अंडर और ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन. ये फॉल्स है, इसलिए ये ट्रू है सेंटेंस. तो ये बीकॉम स्टाइल यहाँ पर नहीं चलता है. ओके इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन. ये सेंटेंस फॉल्स है, इसलिए वो सेंटेंस ट्रू है. ये रीजन नहीं चलेगा सीए एग्जाम में. ओके वो रीजन लॉजिकली करेक्ट है. आप व्हाट्सएप पे जोक्स देखते हो ऐसे, टीचर ने ये पूछा, स्टूडेंट ने ये आंसर दिया. ओके आणि मग टीचर निघाले कैलासाला ते आंसर ऐकून. ओके तो उस टाइप के आंसर्स नहीं लिखने हैं. सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एरर ऑफ कमीशन एक्सप्लेन करने को आना चाहिए आपको. व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड और द टोटल्स आर रॉन्ग और अ रॉन्ग बैलेंस इज स्टक और देयर इज अ रॉन्ग बैलेंस कैलकुलेटेड. स्टक वगैरह नहीं लिखना है तो. ओके रॉन्ग बैलेंस इज कैलकुलेटेड देन इट इज कंसिडर्ड एज एरर ऑफ कमीशन. फिर वो सेंटेंस फिर से लिखना है तो ही 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे. रीजन नहीं लिखा है आपने तो 0 मिलते. ऐसे टाइम पास रीजन लिखा है तो भी 0 मिलते, क्योंकि चेक करने वाला सीए है. ओके तो वो इरिटेट हो जाता है आपने ऐसे आंसर्स लिखे रीजन, तो उसे लगता है कि ये बीकॉम वाला बंदा है, ये सीए नहीं बन सकता. अगर ये बीकॉम स्टाइल आंसर लिख रहा है तो इसको बीकॉम ही बनने दो. ये सीए के लायक नहीं है, उतना प्रोफेशनल उसका आंसर नहीं है. सो आपके आंसर से वो प्रोफेशनलिज्म अगर उसको दिखाना तो ही वो इम्प्रेस होगा एंड मार्क्स देगा. और उसको अगर लगा ये बीकॉम स्टाइल आंसर लिखता है मतलब ये सिर्फ बीकॉम तक चलेगा ये बंदा, तो फिर वो आंसर मतलब मार्क्स नहीं देगा. ठीक है. सो आपके रीजनिंग से ट्रू फॉल्स तो कोई भी लिख सकता है ना. ओके बट जो 30% पास होते हैं उन्होंने रीजन प्रोफेशनली लिखे हैं. सो इसलिए ट्रू और फॉल्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए या डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हैं. प्रैक्टिस करनी चाहिए तो ही समझता है कि एग्जैक्टली रीजन क्या लिखना है. ओके आपको जून 23 का एक ये आपको दिख रहा है या जूम करना पड़ेगा? द आंसर गिवन above is after considering the typo error in the question paper. Hence, the consignee account, that is Amar and Sons account, forms part of the solution. So, कुछ तो typo error consignment में हुआ था, consignment question में जून 23 के. बट अभी consignment है ही नहीं ना, तो जाने दो. So, जून एंड दिसंबर एंड जून दोनों पेपर्स में रेक्टिफिकेशन नहीं आए. इसका मतलब
हाजरा आदेश आलाय मला. होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन थे? AQB. सो वो आ गए ना आपको, उसमें कुछ डाउट नहीं है. ओके सो जिसको डाउट्स है इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप करो. ओके वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके आपकी एग्जाम कब से है? नहीं टेस्ट सीरीज 3 अप्रैल. तो सिलेबस होना चाहिए ना 3 अप्रैल तक, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर हम. प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. ओके सो इसमें 2 यूनिट्स है. फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मतलब ही ट्रेडिंग कंसर्न्स. करेक्ट. नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग ना, एंड यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग. बुलेट पॉइंट्स पढ़ो. Draw final accounts of non-manufacturing entity. Learn the relationship between P&L balance sheet. Understand the trading account items. This will help you to learn which of the transaction and event should be shown in trading account. Understand the items shown in P&L account. By that you will learn the technique of preparing P&L account and deriving the profit and loss balance. Learn how to adjust outstanding and prepaid expenses, accrued income and income received in advance. Understand the items to be shown in the balance sheet. Also learn the classification of assets and liabilities and the order by which they are presented in the balance sheet. So final accounts में trading account आता है, P&L account है, balance sheet. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसके 2 टाइप्स देखो क्या है. एक है इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट. मतलब ही वहां से क्या समझता है आपको? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ओके इनकम स्टेटमेंट में कौन है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L. ट्रेडिंग से क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस. P&L से नेट प्रॉफिट नेट लॉस. करेक्ट. डिफरेंस है क्या चेक करो. थेरी क्वेश्चंस एंड में एक्सरसाइज में. आज अदितीला नेटवर्क प्रॉब्लेम होता. म्यूट केले चैत्रालीला. नेटवर्क प्रॉब्लेम होता म्हणून ती म्हणली आजचं यूट्यूबवर टाका बरं का. मग आली आता ऑर्डर आली आता आणि होमवर्कचे क्वेश्चन्स डिस्कस करा म्हणे आन्सर्स त्याचे. मला डाऊट्स आहेत आणि फी तर भरलेली नाहीये. म्हणलं तू फी भर सगळं होईल. त्याचा डिफरन्स आहे. कुठला आहे तो कळतच नाहीये. काय माहिती कुठनं आली आहे. नाही ती इंडिव्हिज्युअली सेंड करणार आहे मी तुम्हाला. आणि ते हे पण मॅथ्सचं पण इंडिव्हिज्युअलीच टाकणार आहे. काय करू मग आता? त्यात बाकी पण आहेत परत लोक. हां हां त्यापेक्षा मला माहीत असतं ना कोण येते. जुना रे जुना ग्रुप. नको अरे किती ग्रुप झालेत माझे. हा बरेल ना आता ती आज उद्याचा लास्ट डेट. ठीक आहे. तो ये डिफरेंस नहीं है ना थ्योरी क्वेश्चन में. ओके ये पॉइंट सिर्फ पढ़ो. हैविंग रिगार्ड टू दिस बेसिक प्रिंसिपल्स द वेरियस मैटर्स टू विच
attention should be paid for determining the different aspects of transactions, a record of which should be kept, and the different heads of account under which various items of income and expenditure should be accumulated. So first डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम आपको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा. बिजनेस इनकम है तो कहां पर जाएगा? P&L क्रेडिट. पर्सनल इनकम है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट को. जैसे आपको रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है. सो बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट आएगा उसका आप क्या करोगे? उस प्रॉफिट से आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और वो रेंट पे दी, तो वो जो रेंट रिसीव हुआ आपको वो बिजनेस से इनकम नहीं है. हाँ, सो वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे. बिजनेस के प्रॉफिट से आपने म्यूचुअल फंड्स SIP में इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड रिसीव हुए, अगेन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. आपने FDs में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए, तो क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, तो वो भी बिजनेस का इनकम नहीं है. दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट. एंड बिजनेस का जो इनकम होगा वो P&L क्रेडिट. अभी देखो कोई बंदा है वो सिर्फ प्रॉपर्टी परचेस करता है और रेंट पे देता है, इतना यही बिजनेस है उसका, तो उसके लिए क्या होगा? वो रेंट इनकम P&L क्रेडिट. उसका बिजनेस ही वही है, वो यही काम करता है सिर्फ. ठीक है. तो बाकी टाइम उसको रील्स के लिए मिलता है. एक प्रॉपर्टी परचेस कर ली, रेंट पे दी, हम बैठे रील्स पे. क्या? हाँ, वो वाले. हाँ नहीं, बट उनको रील देखने के लिए टाइम नहीं मिलता, उनको रील बनाने पड़ते हैं ना. वो एक शॉट आने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की होगी ना उन्होंने. वो ब्रोकर है बेसिकली. ओके, उसका जो ओनर है वो रील देखने के लिए बैठता है कि मेरे ब्रोकर ने अच्छा रील किया है. और मटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है. जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो अलग से डिस्क्लोज होनी चाहिए. सो मटेरियलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक चाय की टपरी इमेजिन करो, उसके लिए 10,000 अमाउंट बड़ी है या छोटी है? बड़ी है. अभी अंबानी को इमेजिन करो, अंबानी के लिए 10,000 अमाउंट छोटी है. ओके, तो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट. ओके, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी होगा. अंबानी भी डायरेक्टली अंबानी नहीं होगा ना. अंबानी के जो पहले के थे, हाँ, तो वो भी टपरी से ही स्टार्ट किया रहेगा ना, तब उनके टाइम उनको 10,000 का तब इम्पोर्टेंस था ना. ओके, सो मटेरियलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट. ओके, मटेरियल मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आप आपके एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो एंड दिवाली में आपने बोनस दिया उनको, तो वो बोनस आप सैलरी अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हो. बोनस आप हर मंथ देने वाले हो क्या? हर मंथ दिवाली आती है क्या आपके घर में? हाँ, सो बोनस इज डिफरेंट कि ये आपको कब मिलेगा? कोई त्योहार आया तो. करेक्ट. सो बोनस आपको सैलरी में ही नहीं डालना है. सो ऐसे अकाउंटेंट करेगा ना, वो बीकॉम का बंदा है, वो भी कॉलेज को ना जाते हुए बीकॉम हुआ है, मतलब तो देख लो, क्लास भी नहीं अटेंड किया उसने अकाउंट्स का, तो वो क्या बोलेगा? एम्प्लॉय को तो दिया है, सैलरी क्या बोनस क्या डाल दिया उसने सैलरी अकाउंट में डेबिट. फिर जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको कैसे समझेगा दिवाली में बोनस मिला था क्या नहीं? एम्प्लॉय बोलेगा देखो बोनस दिया नहीं है. कहाँ पे है? P&L को डेबिट दिख ही नहीं रहा है, बोनस नहीं मिला हमें बोनस. ओके, बट मिला है, बट कहाँ पर है वो? हाँ, तो वो 10 रुपए का बोनस भी दिया ना आपने. 10 रुपए की साहिल की चकली आती है पैकेट, तो वो भी दिया आपने एज अ बोनस 10 रुपए का, तो भी वो अलग से दिखाना चाहिए क्योंकि वो बोनस दिया था. आप 10 रुपए की चकली नहीं दोगे, पता है मुझे, बट मैं अमाउंट के लिए बता रही हूँ आपको कि कुछ भी आपने बोनस दिया आपके एम्प्लॉयज को तो वो आप अलग दिखाओगे
क्योंकि सैलरी इज डिफरेंट। सैलरी आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो मंथली आपके पास काम करने के लिए आ रहा है। एंड बोनस क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि देते हैं, त्योहार के टाइम देते हैं एम्प्लॉयज को, इसलिए बोनस अकाउंट, बोनस टू एम्प्लॉयज, ऐसे ही अकाउंट होता है। ओके, अभी दूसरी चीज देखो, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस हमने देखा था इशू ऑफ डिबेंचर्स के टॉपिक में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस के भी रिटर्न्स होते हैं। तो ये रिटर्न फाइल करने में अगर लेट हुआ तो क्या होता है? गवर्नमेंट फाइन लगाती है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर डे फाइन है टीडीएस रिटर्न फाइल में लेट हुआ तो आपके क्लाइंट ने 3 दिन लेट किया तो उसने 300 रुपए पे किए, तो आप उसको क्या लगेगा? 300 रुपए, तो वो डालेगा जनरल एक्सपेंसेस में। बट वो 300 रुपए चाय पानी के नहीं थे। क्यों लगे उसको 300 रुपए? क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया था। क्या डिफॉल्ट किया था? लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। सो वो 300 रुपए इज मटेरियल इंफॉर्मेशन। सो टू फाइन, टू पेनल्टी नाम से अकाउंट आना चाहिए, फाइन पेनल्टी नाम से, क्योंकि तभी आपको पढ़ते वक्त समझेगा ना कि ये बंदा लेट रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि इसके P&L के डेबिट को क्या है? पेनल्टी अकाउंट है। वो जनरल एक्सपेंस में डाल दिया तो हमें समझेगा ही नहीं ना ये लेट फाइल करता है। सो क्या हुआ? मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। सो मटेरियल है ना वो। सो अमाउंट से हुआ क्या? कुछ एक दिन भी लेट फाइल किया 100 रुपया लगने वाला है उसको, तो 100 रुपया जनरल एक्सपेंस में डालना करेक्ट है क्या? नहीं। बट ऐसे डालेंगे अकाउंटेंट को इतना समझेगा क्या? नहीं। इसलिए तो हम लगते हैं ना ऑडिटर। फिर आप जब जाके ऑडिट करोगे एंड देखोगे जनरल एक्सपेंस अकाउंट, नरेशन में क्या लिखा है उस नरेशन से समझेगा। सो वो नरेशन में क्या लिखेंगे? 100 रुपया दिया है, बट दिया है गवर्नमेंट को, बट नीचे लिखेंगे चाय पानी। ओके, स्नैक्स नरेशन में लिखेंगे। फिर आप 100 रुपए का बिल मांगो स्नैक्स का, वो बोलेंगे चाय वाला थोड़ी बिल देता है, बुलाओ चाय वाले को, फिर पूछो चाय वाले को 100 रुपए का 100 रुपए मिल गए क्या तुम्हें? वो बोलेगा नहीं। तो अभी मिलेंगे, अभी ये देगा मेरे सामने तुम्हें 100 रुपए, क्योंकि यहाँ पर उसने एंट्री डाली है 100 रुपए चाय पानी का। तुम्हें मिले नहीं ना, वो गवर्नमेंट लेके गया तुम्हारे 100, तो अभी मांगो इससे 100 रुपए। ओके, तो ऐसे हर चीज का प्रूफ मिलेगा ही ना। वो बोलेगा चाय वाला थोड़ी बिल देता है, तो बुलाओ चाय वाले को, उसको डायरेक्टली पूछो 100 रुपए मिले क्या? वो नहीं बोलेगा। तो बात खत्म। समझ में आ गया कि 100 रुपए का स्नैक्स का खर्चा हुआ ही नहीं था, ये तो आपने गवर्नमेंट को पे किया था। गवर्नमेंट को पे किया तो उसकी रिसीट जनरेट होती है, क्योंकि वो वेबसाइट थ्रू पेमेंट होता है, तो वो रिसीट मिल ही जाती है। ओके, सो ऐसे ऑडिटिंग किया जाता है। हाँ, डेट से भी समझता है ना। सो आपको हर 1 रुपए का प्रूफ मिल सकता है। ओके, अभी ये जो मैंने बताया ये ऑडिटिंग सब्जेक्ट में ऐसे लिखा हुआ नहीं है। ओके, 100 रुपए का स्नैक्स का बिल नहीं मिला तो उस चाय वाले बंदे को बुलाओ। ओके, ऐसे ऑडिटिंग सब्जेक्ट में लिखा हुआ नहीं है। ये प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से प्रूफ मुझे मिलेगा। और वो 3 साल, अभी तो 2 साल आर्टिकलशिप में आपका दिमाग चलने लगता है वैसे प्रैक्टिस से, ठीक है। वहां पर ऑडिटिंग सब्जेक्ट में लिखा हुआ रहता है कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोर्सेस टू गेट द एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, इफ देयर इज नो इनवॉइस। सो अल्टरनेटिव सोर्सेस कौन से भी हो सकते हैं, तो सारी लिस्ट कैसे लिखेंगे वो सब्जेक्ट में, वो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। ओके, जैसे और एक मैंने बताया था कि एम्प्लॉयज के साथ बातें करो लंच ब्रेक में, वहां से आपको समझेगा कि अरे बोनस मिला था क्या, तो वो बोलेगा नहीं, कहाँ पे बोनस, वो तो मिला ही नहीं,
फिर वो कलीग को पूछेगा, कलीग मुझे भी नहीं मिला बोनस, तो पूरे एम्प्लॉयज में गया। ओके, फिर वो फिर से ऑडिटर को बुलाएंगे कि नहीं। सो ये ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है आपको। मतलब आपने फर्नीचर परचेस किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप परचेसेस अकाउंट में डेबिट कर सकते हो क्या? नहीं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ओके, एंड आपने परचेसेस किए हुए हैं तो आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट करोगे क्या? नहीं। अगर ऐसे किया तो वो कौन सा एरर हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल। पीएल वाला या पीएलई? पीएलई वाला, करेक्ट। रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजैक्शंस, ये पता है। फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ 12 महीने के बारे में सोचना है। आपको 4 महीने के बारे में ही सोचना है। ओनली ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। सो जो ट्रांजैक्शन क्लोज ऑफ अकाउंट्स के पहले कंप्लीट हुए हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके फ्रेंड के साथ घूम रहे हो और जाके बैठे एक कैफे में, ओके, और वो बोल रहा है कि अरे मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मुझे सेल करनी है। उसी टाइम आपके दिमाग में आया, अरे मुझे भी ऑफिस चाहिए, मैं सीए बन गया हूँ तो मुझे भी ऑफिस चाहिए। तो आपने ऐसे कॉफी पीते पीते डिसाइड कर लिया कि डन, कि मैं कल आपका लोकेशन देखने को आ जाऊंगा, एंड देन लोकेशन देख के वी विल डिसाइड कि वहां पर ऑफिस डालना है क्या वगैरह। ओके, सो ये बातें हो गई 31 मार्च को। सो उसी दिन आ गया क्या ऑफिस अकाउंट, आपके बैलेंस शीट की एसेट हो गई क्या? अभी भी फ्रेंड का ही एसेट है वो। ओके, सो जब तक पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है। सो सिर्फ अरे फ्रेंड ने बता दिया है वो तो मुझे ही देगा ऑफिस, ऐसे नहीं होगा ना। सो ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगी आपकी? करेक्ट। सो एग्रीमेंट है, पेमेंट। ओके, करेक्ट। सेल और रिटर्न बेसिस भी इसका ही एग्जाम्पल है। आपने अप्रूवल पे दिया है, अभी तक अप्रूवल आया नहीं है कस्टमर से, तो आप सेल दिखा सकते हो क्या? नहीं। अगर सेल दिखा है तो रिवर्स किया था ना कल हमने एट सेलिंग प्राइस, एंड वो फिर आप ही ओनर हो उसके। सेल नहीं हुआ मतलब आपकी इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हमने P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस किया था क्योंकि नेक्स्ट ईयर एरर आइडेंटिफाई हुआ था। तो इन्वेंट्री कॉस्ट पे दिखानी है या सेलिंग प्राइस? कॉस्ट पे दिखानी है इन्वेंट्री। ओके, अभी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, कौन से दो स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब ही बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L। salaries paid for current year is shown on the debit side of P&L, but outstanding salary is shown on the liability side of balance sheet and is added to the salaries paid. Okay, salary paid 25,000 है, फिर भी 1500 पे करना बाकी है, so that is outstanding salary। उसके दो इफेक्ट्स, add in salary and balance sheet liability. When a machine is purchased, the part of it which is attributable to the year considered as depreciation is debited to P&L account, and the balance amount after reducing the amount of depreciation is shown in the balance sheet as an asset. So देखो, आपने मशीनरी परचेस किया है, उससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल पेन बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो उस मशीनरी से पेन बन रहे हैं, और वो मशीनरी आप कितने ईयर्स के लिए यूज कर सकते हो ऐसे लग रहा है आपको? अंदाजा लगाओ, हमें उस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है। 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। सो जो भी 1 करोड़ की मशीनरी अगर वो है तो उसका डेप्रीसिएशन आप कितने साल करोगे? यूजफुल लाइफ जो है 10 ईयर्स। ओके, सो 1 करोड़ जो पैसे है डाले अपने मशीनरी में, वो क्यों डाले?
क्योंकि उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? पेन प्रोड्यूस करके आप वो पेन सेल करोगे, करेक्ट? तो वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब सेल करने के बाद पैसे आएंगे, आपके 1 करोड़ अभी गए, बट आपको वो रिकवर कब होने वाले? पहले पेन प्रोड्यूस होंगे, फिर उसका मार्केटिंग होगा, फिर वो सेल होगा, फिर पैसे मिलेंगे वो 1 करोड़। सो रिकवरी आपको समझ में आ रही है कितना टाइम लगेगा रिकवरी के लिए? तो ये जो 1 करोड़ डाले आपने, उसका फायदा आपको 1 साल के लिए है या 10 साल के लिए है? 10 साल के लिए है। सो इसलिए 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स करके हर साल 10 लाख डेप्रिसिएशन आप डेबिट करते जाते हो। उस मशीन से 1 ईयर में जो भी इनपुट मिलेगा आपको, इकोनॉमिक बेनिफिट, सेल हुए ना पेन, सो मैचिंग कंसेप्ट, जितना सेल हुआ वो सेल करने के लिए जो पैसे लगे उतने मैच करने हैं। सो इसलिए डेप्रिसिएशन आप डेबिट करते हो। लेबर की सैलरी जाएगी, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री ओन्ड है तो डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का, इंश्योरेंस फैक्ट्री का, ये सब हर साल के एक्सपेंस हो रहे हैं आपके। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? यहाँ पर सेल हो रहा है ना, सो सेल से पैसे आ रहे हैं, उससे ही आप ये रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी वगैरह लोगों की दे रहे हो। एंड फैक्ट्री खुद की है, मशीनरीज खुद के है तो डेप्रिसिएशन, खुद के नहीं है तो रेंट। ओके, रेंट पे मशीनरी भी ली जाती है। पता है कि आपको जो स्टार्टअप बिजनेस है वो डायरेक्टली 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? उनको लोन भी मिलेगा क्या? कहाँ से? नहीं मिलेगा लोन। लोन मिला भी तो वो इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे है क्या? फिर वो क्या करेंगे? रेंट पे लेंगे मशीनरी। एंड जब पैसे आ जाएंगे तब हाँ वही मशीनरी खरीदनी है जो रेंट पे ली थी। डेप्रिसिएशन का रेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डिसाइड करता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम का स्टैंडर्ड है जो आप इंटरमीडिएट में सीखोगे, वो डिसाइड करता है रेट। नहीं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं होता तो कोई भी मन से कुछ भी करेगा ना। ये बोलेगा मैम मैं 2 साल में मेरा मशीनरी जाता है, हर 2 साल के बाद मैं 1 करोड़ का मशीनरी लेता हूँ, तो उसके लिए यूजफुल लाइफ हुआ 2 इयर्स, तुम्हारे लिए 8 इयर्स, मानसी के लिए 10 इयर्स। तो इसको तो 50 लाख ऐसे डालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ओके, सो कुछ तो लॉजिक लगाना चाहिए। सो वहां पर ये दिया हुआ है S10 में, यूजफुल लाइफ एस्टिमेट लॉजिकली करनी है। 2 इयर्स लॉजिकल है क्या? बताओ, नहीं है। सो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कवर किया है वो एरिया डेप्रिसिएशन का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से एरिया कवर करते हैं? जहां पर डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे 2 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स, डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी इसके केस में 10 लाख का डेप्रिसिएशन, तुम्हारे केस में 50 लाख का, इसके केस में और कुछ, क्योंकि डिवाइडेड बाय 8 होगा। ओके, एंड अगर आप कंपनी हो तो आपको कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट। तो वहां पर तो रेट्स ही दिए हुए हैं डायरेक्टली। लैपटॉप ये रेट, मशीनरी ये रेट, फैक्ट्री ये रेट। फैक्ट्री में आपकी फैक्ट्री 24/7 चल रही है। ओके, अभी बालाजी वगैरह हम कैसे खाते हैं? तो उनको 24/7 वहां पर प्रोडक्शन चालू है गुजरात में। इतना खाते हैं ना लोग भारत में। अमूल कूल, अमूल का ये, अमूल का वो, तो अमूल की फैक्ट्री 24/7 चलती है, बट लोग 24/7 काम नहीं कर पाएंगे। तो वो शिफ्ट्स में काम होते हैं, 8-8 घंटे के शिफ्ट्स होते हैं 3, तो ऐसे 24 घंटे हो गए। तो 3 शिफ्ट्स में अगर आपकी मशीनरी चलती है, मतलब 24/7, तो अलग रेट होता है डेप्रिसिएशन का। 2 शिफ्ट में चलती है तो अलग, 1 शिफ्ट ही चलती है, आपके पास कोई डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट को, तो 1 शिफ्ट में ही काम होगा ना। 8 घंटे आ जाओ, प्रोड्यूस कर लो, थोड़ा बार सेल हो जाएगा, आजू बाजू के एरिया में हो गया। बट आप अमूल जितने बड़े हो तो
तो आपको चलेगा क्या 8 घंटे काम करके? बताओ आपको कितना काम होगा? तो आपका मशीनरी भी चलना चाहिए ना 24/7। तो आपको 3 शिफ्ट में काम करना है, तो लोग तो आप बदलेंगे ना। लोग 3 शिफ्ट्स में 3 अलग लेबर आ रहे हैं, करेक्ट? बट मशीनरी तो वही है एक ही, जो 3 शिफ्ट में काम कर रही है। तो 3 शिफ्ट्स का डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। 2 शिफ्ट का और कम, 1 शिफ्ट का और कम। तो 3 शिफ्ट वाली ऐसे 2 साल में खत्म हो जाएगा मशीनरी, बिकॉज यू आर यूजिंग इट ना 24/7 फॉर 2 years। एंड वही मशीनरी आप 1 शिफ्ट में 8 घंटे यूज कर रहे हो, तो वो ज्यादा साल चलेगी। तो वो रेट्स कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं, दिमाग ही नहीं लगाना है। ओके, वो टेबल देखना है, हमारा मशीनरी इसमें आ रहा है मैम, तो ये रेट डन। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो 10, उसके लिए प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, उनके लिए रेट मेंशन नहीं है, बट उनके लिए एक इजी काम है। इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स दिए हुए हैं। फर्नीचर के लिए 10%, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15%। तो ओम राजकर तुम वहां से रेट्स ले सकते हो इनकम टैक्स एक्ट से। प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के लिए। सो कंपनी के केस में क्या होगा? P&L बनाते वक्त कंपनीज एक्ट का रेट, एंड इनकम टैक्स पे करते वक्त उनका रेट। इसलिए CA क्यों बैठता है ऑफिस में, समझा आपको? क्योंकि जो आपने बैलेंस शीट P&L बनाया है कंपनी का, वो कंपनी के शेड्यूल 2 में, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 में जो रेट्स थे, वो रेट्स लगा के डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्रॉफिट आया। फिर इनकम टैक्स एक्ट बोलता है नहीं नहीं, ये प्रॉफिट नहीं चलेगा, प्रॉफिट मेरे हिसाब से। सो इनकम टैक्स एक्ट में एक अलग कैलकुलेशन है नेट प्रॉफिट निकालने का। उस हिसाब से मेरे रेट ये है डेप्रिसिएशन के, ये लगाओ, देन जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स पे करो। एंड ऐसा सिर्फ भारत में चलता है, पूरे वर्ल्ड में। बाकी कहां पर भी ऐसे नहीं है कि कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट अलग, इनकम टैक्स का प्रॉफिट अलग। ओके, इसलिए आपको इतना पढ़ना पड़ रहा है। और इन 2 एक्ट्स की वजह से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निर्माण हो गया है, AS 22, टैक्सेस ऑन इनकम नाम का। क्योंकि प्रॉब्लम देखो, मैचिंग कंसेप्ट, आपका जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो एज पर कंपनीज एक्ट आया है। आपने जो इनकम टैक्स पे किया वो एज पर प्रॉफिट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो वो इनकम टैक्स की अमाउंट जो पे की है, इट इज नॉट मैचिंग विद द नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट। नहीं, तो जो अगर कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट होता तो उसके ऊपर क्या टैक्स आ जाता? वो टैक्स की अमाउंट एंड एक्चुअल टैक्स पेड, जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो कैलकुलेट करनी है। फिर आपको काम ही नहीं है ना, हमें CA को क्या काम है, यही करते रहो। फिर डिफर्ड टैक्स एसेट, DTL एंड DTA, ये रेकॉर्ड करना है। असं फक्त भारतात होत असतं, बाकी कुठेही असं नाही आहे इतकं अवघड. आलाय का हे प्रॉफिट, ह्याचा टॅक्स भरा, विषय संपवा. 30% फ्लॅट टॅक्स भरा, विषय संपवा. इथे संपतच नाहीत विषय. फिर उसके कैलकुलेशंस में गड़बड़ होती है. फिर आते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स कि आपका डेप्रिसिएशन रॉन्ग हुआ है. मग असेसमेंट्स मध्ये वेळ जातोय. स्पेशल 26 में देखा है ना कैसे आते हैं ऑफिसर्स. असा वेळ जातो आपला, बाकी काही नहीं. फिर जो इनकम टैक्स कलेक्ट किया हुआ है लोगों से गवर्नमेंट ने, वो पैसा जाता है इन इनकम टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर. वही खर्चा है फिर ना. हमारे इनकम टैक्स से क्या होना चाहिए बताओ आइडियली? वेलफेयर. इसलिए इनकम टैक्स लोग पे नहीं कर रहे तो उनके पीछे लगना पड़ता है, पे करो पे करो. सो जितना इनकम टैक्स से इनकम आता है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है. एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं, आपने देखे होंगे.
31 जुलाई आ गया टैक्स रिटर्न फाइल करो, टैक्स रिटर्न फाइल करो। ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कहाँ से हुआ? इनकम टैक्स से उतना इनकम भी नहीं आ रहा है। सो अच्छा टैक्स कौन सा है? कौन सा बताया था मैंने? अच्छा टैक्स कौन सा है जो बेगर भी पे करता है? जीएसटी। पार्ले जी खरीदा, मेरे को टैक्स आ गया, तुम पार्ले जी खाते रहो, मैं यहाँ पर जीएसटी मिल रहा है मुझे। सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा, आधा मेरा स्टेट गवर्नमेंट का। आपने कुछ भी खरीदा टैक्स, कुछ असेसमेंट ऑफिसर नहीं, कुछ नहीं, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं, इसको 18%, इसको 28%, इसको 12%, 10%, डन। ओके। सो ज्यादा आप देखोगे कि जीएसटी का इनकम बढ़ गया है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ, तो आप जितना कंज्यूम करोगे प्रोडक्ट उतना वहां पर जीएसटी कलेक्शन बढ़ता रहेगा। ओके। क्योंकि कुछ भी सर्विस आपने ली या कुछ भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया, रेस्टोरेंट में गए जीएसटी, इधर गए जीएसटी, कुछ सर्विस ली जीएसटी। सो मैचिंग कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आती है, हाँ, कभी कभी। अभी P&L को आप डेबिट करोगे, डेप्रीसिएशन, एंड हम रिलेशनशिप देख रहे हैं विद बैलेंस शीट, तो क्या होगा? 50,000 डिडक्ट फ्रॉम एसेट। सो मैचिंग प्रिंसिपल हो गई। हाँ, मैचिंग प्रिंसिपल हो गया। इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? लॉस बाय फायर, कौन सा भी लॉस, नॉट नेसेसरीली बाय फायर, बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट। तो उसके रिलेटेड प्रॉफिट क्या है बताओ? कौन सा भी लॉस अगर हो गया, बैड डेट्स का लॉस हुआ, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अर्थक्वेक आ गया, लॉस हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉस हो गया, क्या है इनकम उसके रिलेटेड? हाँ, बट इंश्योरेंस कमाने के लिए मैम मैंने फैक्ट्री को आग लगा दी, इंश्योरेंस क्लेम मिलने के लिए। जैसे मुझे पेन सेल करना है, मुझे पेन में बिजनेस करने का मैंने डिसाइड किया, तो उस बिजनेस को पेन सेल करने के लिए पहले पेन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पेन का प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट लग गई ना, मैचिंग कॉस्ट। तो ये आपका इनकम है क्या? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना, यही इनकम है मैम। मैं आग लगाता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम, आग लगाता हूँ, इंश्योरेंस, मैं ही चोरी करता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम करता हूँ, मैं ही मेरे फैक्ट्री से चुराता हूँ शर्ट्स एंड देन क्लेम करता हूँ कि चोरी हो गई फैक्ट्री में, एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करता हूँ। ये है क्या हमारा बिजनेस? नहीं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ एक्सेप्शन टू मैचिंग प्रिंसिपल। आप लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट ये दिखाते हो P&L के डेबिट को, और कोई महान व्यक्तिमत्व है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं निकाला है, तो उसका तो पूरा लॉस ही हुआ ना, फिर कहाँ इनकम है? मैचिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन। हाँ, रिजर्व। सो मतलब पहले का प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा। आइडियली क्या होना चाहिए? साल में जो कमाया उससे ही एक्सपेंस होने चाहिए। हाँ, आप पहले के रिजर्व यूज कर रहे हो तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलने वाला, आप बिजनेसमैन हो। आपको आपके सीनियर सिटीजन बनोगे ना कभी, तो आफ्टर 60 पेंशन नहीं मिलेगा, आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, ये करना है, वो करना है, बट मिलेगा कुछ नहीं। सो आपको उसके लिए भी कमाना पड़ेगा ना आफ्टर 60। जब आप बिजनेस से रिटायर होगे तो फिर क्या है आपके पास? वो जनरल रिजर्व उसके लिए है। सो जैसे सैलरीड बंदे को पेंशन वगैरह मिलेगा बाद में, तो वैसे बिझनेसमॅन ने अभी सोच के रखना चाहिए ना की म्हातारपणी कुठनं औषधांसाठी पैसे मिळतील। ओके, सो वो जनरल रिजर्व इसलिए ट्राई करना है कि यूज नहीं करना, बट अभी आग ही लग गई। पर्सनल कहाँ से आता है? बिजनेस से प्रॉफिट हुआ तो ही वो
जाता है ना जनरल रिजर्व में। मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे प्रॉफिट हुआ तो ही मैं प्रॉपर्टी खरीद लूंगी, तो ही मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूंगी। मेरा मेन इनकम सोर्स इज बिजनेस ओनली। सैलरीड वालों का मेन इनकम सोर्स इज सैलरी। सो मेरी सैलरी बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे मैम खर्चा ही नहीं है, क्या करूं मैं? फिर डालो एसआईपी में, फिर डिविडेंड रिसीव होगा, फिर खरीद लो प्रॉपर्टी, रेंट पे दे दो। तो वो कहाँ से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो कहाँ से एसआईपी में डाल रहा है? उसके सैलरी इनकम से, क्योंकि उसका मेन सोर्स सैलरी है, आपका मेन सोर्स प्रॉफिट है। मैंने भी आपको बिजनेसमैन बना ही दिया सबको। मतलब आपने बिजनेस किया तो प्रॉफिट मिलेगा, आपने मतलब ये जॉब में हो तो सैलरी मिलेगी। क्लियर हुआ ये? एक्सेप्शन समझा क्या आपको? सो ये एक्सेप्शन है, इसलिए P&L को डेबिट नहीं करना है, या करना है? ये एक्सेप्शन है ना, लॉस बाय फायर वगैरह। तो इसका क्या करोगे, डेबिट करोगे या नहीं करोगे? P&L को डेबिट करना ही पड़ेगा ना आपको, करेक्ट? बैड डेट्स लॉस है, सो आपको P&L डेबिट करना ही पड़ेगा, उसके अगेंस्ट कुछ इनकम नहीं है। सो लॉसेस ये एग्जाम्पल है कि जहां पर मैचिंग ये नहीं है, इनकम नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट पहला, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। परचेसेस में और ऐड किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को क्या क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, उसमें रिटर्न आउटवर्ड मतलब ही परचेस रिटर्न। तो आउटर कॉलम में जो होते हैं उसको बोलते हैं नेट परचेसेस। सो ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, ऐड नेट परचेसेस, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस एंड लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। ठीक है, नेट परचेसेस मतलब ग्रॉस परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करो, फ्रेट एंड कैरेज, कस्टम्स, इंश्योरेंस, वेजेस, गैस, वाटर, फ्यूएल, ये सब फैक्ट्री में लगता है। और कुछ फैक्ट्री के एक्सपेंस है, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि मुझे आइसक्रीम बनाना है, उसमें बिजनेस करना है, बट उसकी टेस्ट होनी चाहिए अमूल के आइसक्रीम जैसी, सेम। तो आप अमूल वालों के पास जाओगे, उनको बोलोगे आपका जो प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी है, ओके, टेक्नोलॉजी क्या होगी कि मिल्क की क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड है, एंड इंग्रेडिएंट्स फॉर्मूला, कौन सा अमाउंट कितना, कौन सा इनपुट कितना डालना है, इंग्रेडिएंट्स कितने डालने हैं कि वो एग्जैक्ट टेस्ट बनती है, एंड उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट करने के लिए कितने, हाँ, रेफ्रिजरेट वो करने के बाद आगे कितने मंथ तक रह सकता है अच्छे से। सो अमूल का आइसक्रीम गुजरात में बना, आनंद करके गांव है, उधर फैक्ट्री है अमूल की, आनंद। ओके, आनंद नहीं, आनंद, न मी बरोबर म्हणती है, आनंदच से। ओके, गांव का नाम। तो वहां पर फैक्ट्री है जहां से आपका वो अमूल कूल, अमूल आइसक्रीम, ये वो जो आप खाते हो अमूल का, वहां बनता है। और वो कहाँ पर मिलता है? पूरे भारत में, आउट ऑफ भारत भी मिलता है। तो अमूल का आइसक्रीम जब आप खा रहे हो पुणे में बैठ के, वो बना है उधर, तो वो आ जाता है ना ट्रांसपोर्ट करके। सो ट्रांसपोर्ट में विथ फ्रीज ही ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, कोल्ड आइटम्स है कि नहीं, तो वो भी उनसे ही टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। आपने सिर्फ प्रोडक्शन का हाँ समझा, प्रोड्यूस कर लिया, 10 दिन में खराब आइसक्रीम आपका। और अमूल का तो आइसक्रीम
अच्छा रहता है, तो वो भी सीखना पड़ेगा ना आपको। तो ये पूरी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने सिखाई आपको, तो फ्री में सिखाएंगे क्या? उसकी वो क्या लेंगे? रॉयल्टी। एंड सिखाएंगे ऐसे भी नहीं, उनको अगर मोनोपोली रखनी है तो वो बोलेंगे रॉयल्टी क्या, इनकम जाने दो मेरा, मैं वहां पर मोनोपोली करूंगा और उससे 10 टाइम्स इनकम कमाऊंगा। सो दे में रिजेक्ट योर प्रपोजल। ओके, क्योंकि वो चेक करेंगे ना रॉयल्टी से कितना मिलेगा मुझे, एंड इनको मैंने नहीं दिया प्रोडक्शन का टेक्निक, तो ये कॉम्पिटिटर नहीं बन पाएंगे। सो मेरी ही मोनोपोली, सो फिर मेरा ही सेल। अमूल दूध पीता है इंडिया, आता भारत। ओके, सो रॉयल्टी कौन पे करेगा? अगर उसने खुद ने डिसाइड किया तो यस आई एम ओपन, आई विल शेयर माय सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जापानीज टेक्नोलॉजी वाला कार है, हम बोलते हैं, सो जो टेक्नोलॉजी किसने इन्वेंट की? जापान के लोगों ने। हमने उनको जापानीज येन दिए और वो टेक्नोलॉजी ली, तो हमें वो महंगा पड़ा, क्योंकि रुपीज जब कन्वर्ट होता है जापानीज येन में तो प्रॉब्लम होता है, महंगा पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दैट वो भारतीय लोगों ने ही टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, तो हमारे रुपीज बच जाएंगे ना। ओके, टेक्नोलॉजी आपको इंपोर्ट करनी पड़ी। आपको इंपोर्ट्स बढ़ाना है आपके या एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स। बट हमारे इधर टेक्नॉलॉजी आमचा वेगळ्याच जातो, माहिती है तुम्हाला कशात जातो। सो फिर वो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पूरे भारत में टेक्नोलॉजी ही नहीं है। 144 करोड़ जनता क्या करती है वहां, हमें बाहर से टेक्नोलॉजी लानी पड़ रही है। अभी भी आपके ईवी के बैटरीज का प्रोडक्शन 144 करोड़ में से कोई भी बैटरी नहीं बना सकता है आपके ईवी टू व्हीलर का। आमचा वेगळ्यातच जातोय कारण अभी भी हम चाइना पे डिपेंड है। कल उन्होंने बोला ना बैटरी नहीं देंगे, तो क्या करोगे? ईवी प्रोडक्शन का क्या होगा आपके? अभी किधर जाके टाटा थिंक कर रही है कि हम बैटरी का प्रोडक्शन खुद करेंगे। ऐसे टाटा ने थिंक किया मतलब हो गई क्या बैटरी? उसके लिए कितना लेबर लगेगा, प्लांट कहाँ पर डालना है। ओके, फिर पश्चिम बंगाल वाले बोलेंगे हमारे इधर प्लांट नहीं चाहिए, फिर वो गुजरात में नैनो का प्लांट शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर नैनो आ गई। सो इतना सब टाइम लगता है। सो बैटरी प्रोडक्शन के लिए और कितना टाइम लगेगा, तब तक चाइना वालों को पता है इनका कुछ तो होने नहीं वाला है। अभी 10 साल बैटरी प्रोडक्शन इधर होता नहीं, तब तक हमारा चलने दो। अभी तो शुरुआत हुई है, बट कहाँ पर है? अभी भी पूरा चाइना पे ही डिपेंड है ना। अभी स्टार्ट हुआ है ना, जब ईवी प्रोड्यूस की तभी बैटरी प्रोडक्शन भी स्टार्ट करना चाहिए। बट उतनी टेक्नोलॉजी, लेबर ये नहीं था ना बैटरी प्रोडक्शन के लिए। अगर तभी स्टार्ट होता दोनों, तो हम डिपेंड ही नहीं होते ना। ईवी आके कितने साल हो गए हैं, अभी बैटरी का स्टार्ट हुआ। आफ्टर कोविड आई थिंक बैटरी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ रहेगा। मैं गया था 5 साल पहले, मैंने फैक्ट्री विजिट की थी बैटरी। ओके, फिर वो उसका प्रोडक्शन कितना है? उसका प्रोडक्शन था कुछ पूरे उसका टर्नओवर कितना था? 50 CR का टर्नओवर 5 साल पहले। 50 CR टर्नओवर का बैटरी का बिजनेस प्रोडक्शन का पूरे भारत के लिए सफिशिएंट नहीं है। हाँ, लोकल बैटरी कंपनी। हाँ, सो वो फिर वही तो ना, फिर जब टाटा वाले या जो भी मैन्युफैक्चरर है, बजाज, चेतक, वो क्या सोचेंगे, ये लोकल वाले से बैटरी लूं या वहां से इंपोर्टेड लूं? आप कौन सी लोगे? इंपोर्टेड। इसकी गारंटी थोड़ी है जल गई तो मेरी टू व्हीलर इस बैटरी से, क्योंकि लोकल है ना, पता नहीं, मे बी वो चाइना से भी बहुत भारी हो सकती है लोकल वाली। बट गारंटी कब मिलती है? जब आप
अभी टाटा ने बैटरी प्रोड्यूस किया, आप लोगे? ट्रस्टेड ब्रांड, आप लोगे? टाटा ने बैटरी प्रोड्यूस की है। लोकल बैटरी प्रोड्यूसर पे ट्रस्ट होता है? ओके, टपरी पे आप पानी पूरी खाते हो, दुकान में खाते हो, ट्रस्ट कहाँ पर आता है कि नहीं अभी एग्जाम है तो टपरी वाली अभी नहीं खाते, बाद में खाएंगे। अभी दुकान वाली ही खाओगे आप, ट्रस्ट किधर है आपको? दुकान में। तो दुकान में डेंजर हो सकती है, बट आपको एक, हाँ मैंने दुकान वाली खाई है, वो ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है ना। तो वो प्रोडक्शन उतने स्केल तक जाने के बाद हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझे सबको? सेल्स में भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आता है, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या क्लोजिंग स्टॉक में कैलकुलेट करने के लिए सेल्स नहीं लगेगा आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेसेस ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सो सेल्स का काम कुछ नहीं है। एंड क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेसेस ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड और एक चीज बताओ मुझे, सेल्स, नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस में सब है ना, वो भी सीओजीएस में है, फॉर्मूले में, वो भी फॉर्मूला में है। सेल्स माइनस कॉस्ट क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब ये ना सब, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इनका ग्रॉस लॉस आया है। ओके, ये निगेटिव ही है। ओके, ये निगेटिव सोच रहे, पॉजिटिव सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, आइदर और आएगा। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो क्या करते हो आप? कैरिड फॉरवर्ड टू पी एंड एल ऑन क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो इनका एग्जाम्पल क्या था देखो, इनके पास फर्स्ट ईयर मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इनके पास नेट परचेसेस मतलब आफ्टर डिडक्टिंग परचेस रिटर्न 1 लाख के परचेसेस हुए डायरेक्टली एंड 15,000 वर्थ ऑफ गुड्स एट कॉस्ट वेर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। सो वो क्लोजिंग स्टॉक है ना 15,000। सो 1 लाख के परचेसेस किए आपने, उसमें से 15,000 नॉट सोल्ड है, मतलब सोल्ड कितने किए? 85,000। So the cost of goods sold COGS is 85,000. Okay, opening stock 0 है, purchases 1 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 अभी के लिए, ऐसे नहीं हो सकता, डायरेक्ट एक्सपेंस अभी के लिए 0। सो ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस 1 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 85,000। सो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था 15,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 85,000। अभी सेकेंड ईयर को ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 15,000। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बी सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक। सो सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक 15,000। अगेन नेक्स्ट ईयर आपने परचेसेस किए 1,50,000 के। सो ओपनिंग स्टॉक में वो ऐड करोगे, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आपके हुए 10,000 के, वो भी ऐड करोगे। ओके, तो 1,75,000 आ गया। एंड उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 1,45,000, तो वो क्या करोगे? लेस। सो आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ओके, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक, 30,000 विल बी ओपनिंग स्टॉक।
सो ये आपको प्रिपेयर करने को आता है सबको? जर्नल एंट्रीज आते हैं क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री की जर्नल एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड परचेस रिटर्न। सो यहाँ पर उन्होंने परचेसेस से परचेस रिटर्न लेस किया है, जो आप इनर कॉलम में करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के, आउटर कॉलम में आएगा 2,90,000। ओके, ये आप कहाँ पर करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को। ओके, बट अगर ऐसे नहीं किया तो सेकेंड ऑप्शन इज एंट्री पास करो। जब आप परचेस रिटर्न करते हो, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है आपका सप्लायर, तो डेबिट द रिसीवर, सो आप क्या एंट्री करते हो? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, रिटर्न कर दिया। फिर परचेस रिटर्न अकाउंट को जो क्रेडिट है वो कहाँ पर, हाँ उसको डेबिट दोगे एंड क्रेडिट दोगे परचेसेस को। परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। फिर ये जो परचेसेस आ गए आपके, आपने परचेस अकाउंट क्रेडिट किया है, सो उसके बाद परचेस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा दैट इज नेट परचेसेस। ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना फिर डेबिट साइड को, तो ट्रेडिंग अकाउंट को जो डेबिट हुआ है वो डायरेक्टली नेट परचेसेस डेबिट हुआ है। ठीक है, कैरेज और फ्रेट इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री आती है आपको। ठीक है, वेजेस, असा ढोल तुमच्या रिझल्टला हवा असेल तर आधी लक्ष द्यायचे, दुसऱ्यांचं ढोल काय ऐकायचं? वेजेस का क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का भी सेम, आइदर आप क्या करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को इनर कॉलम में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, आउटर में नेट सेल्स, नहीं तो दूसरा ऑप्शन एंट्री पास करो। सेल्स रिटर्न जब होता है तब क्या करते हो? कस्टमर ने रिटर्न किया आपको, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट है, क्या करोगे? क्रेडिट, सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। फिर जो सेल्स अकाउंट से बैलेंस मिलेगा दैट इज नेट बैलेंस। सो क्या होगा फिर? वो ट्रांसफर करोगे सेल्स अकाउंट का नेट बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को। सो उसकी एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो वो दो एंट्रीज उन्होंने कंबाइन कर दी है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू ट्रेडिंग, ये कंबाइंड एंट्री हो गई। दो एंट्रीज क्या होंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न पहले, फिर जो नेट सेल्स आया सेल्स अकाउंट का बैलेंस, फिर सेकेंड एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जर्नल एंट्रीज पूछते हैं ना, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, ऐसा एक क्वेश्चन है देखो 5 मार्क्स के लिए। हाँ, क्वेश्चन बैंक में भी है हमारे। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री पता है आपको, ये 11th स्टैंडर्ड वाली है। एंड सीए फाउंडेशन की क्या एंट्री है? कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक परचेस अकाउंट को भी क्रेडिट हो सकता है, सो उसकी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। सो आपने 1 लाख के परचेस किए थे, उसमें से स्टॉक में 15,000 पड़ा हुआ है, सो एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेसेस 15,000। इससे आपका ऑटोमेटिक परचेस का बैलेंस 85,000 हो जाएगा। परचेस अकाउंट इमेजिन करो, टू बैंक 1 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो बच गया 85,000, हो जाएगा बाय ट्रेडिंग 85। सो अगर आपने परचेसेस को क्रेडिट किया है 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक, फिर से ट्रेडिंग के क्रेडिट को जाओगे, नहीं जाएंगे ना, फिर से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को नहीं लिखना है क्योंकि आपने परचेस को ऑलरेडी क्रेडिट किया है। असला नाही अमाउंट असेल ना तुझ्याकडे ट्रायल बॅलन्स मध्ये। सो हमने क्या सीखा था? इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में एंट्री होने के रास्ता मैंने बताया था आपको, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, हा एकच रस्ता जातो, 1 वे। ओके,
सो अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, इसका मतलब कुछ तो एंट्री हुई है। क्या एंट्री हुई है वो? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद आता है पिक्चर में, आफ्टर इंटरवल आता है वो। ओके, सो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आया, मतलब वो कैसे आया? जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस करके आया ना। तो जर्नल एंट्री क्या हुई? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेसेस। फिर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड को होगा टू परचेसेस एंड क्रेडिट को होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्लोज हुआ एंड देन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया ट्रायल बैलेंस में, डेबिट कॉलम में, एंड वहां से आपने सिर्फ उसको ट्रायल बैलेंस में आया, मतलब कितने इफेक्ट? 2 या 1? क्या इफेक्ट? बैलेंस शीट एसेट्स। 2 इफेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, परचेस अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, तो फिर से ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है क्या? नहीं। सो हमने क्या दिया था? एक टी में आ गया तो दूसरे टी में नहीं आएगा। एक टी मतलब ट्रायल बैलेंस वाले टी में क्लोजिंग स्टॉक है, तो दूसरा टी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का टी में नहीं आएगा वो। सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड को। अगर वो एडजस्टमेंट में है, आपकी 11th वाली एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट होती थी ना क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के नीचे की पहली एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। सो एडजस्टमेंट में आया तो कितने इफेक्ट्स? 2, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, एंड ट्रायल बैलेंस में आया तो एक ही इफेक्ट, कौन सा? बैलेंस शीट एसेट। क्लियर है ये? वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये और एक टॉपिक में है, इन्वेंट्री टॉपिक, वो निकाला नहीं है वो टॉपिक आपको, इन्वेंट्री। ओके, क्लोजिंग एंट्रीज आपको आएंगे क्या? 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू फ्रेट ऑन परचेज, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, एंड फिर ट्रेडिंग टू P&L, ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो, एंड ग्रॉस लॉस हुआ तो P&L टू ट्रेडिंग। ओके, सो 10 मिनट ब्रेक लो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ट्रेडिंग के। सो ग्रुप पे जो इलस्ट्रेशंस डाले हैं ना, वो होमवर्क के लिए करो। इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क को है आपको। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, हाँ, बट आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताओ। नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, हाँ, सो परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो चुका है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आया है 3 लाख। सो एक्चुअल परचेसेस 10 लाख नहीं है, एक्चुअल परचेसेस 13 लाख के है। 13 लाख में से 3 लाख आपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर किए हैं। एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेसेस। ओके, इसलिए आपको इस फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ओपनिंग स्टॉक 2 लाख में परचेसेस ऐड करो 10 लाख, 12 लाख हो गए। फिर से 3 लाख माइनस करोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो माइनस करके ही आया है। सो 12 लाख विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही कैलकुलेट करना था। एंड दूसरा था अमाउंट पेड टू
क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बताओ मुझे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन भी दिया है ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में। ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्रेडिटर्स का। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स एंट्री पता है आपको, ये क्रेडिट परचेसेस की एंट्री है। सो बाय परचेसेस अमाउंट बताओ। नहीं, कितने के परचेसेस किए आपने? 13 लाख के ना, 10 लाख के नहीं परचेस किए, 13 लाख के परचेसेस किए हैं। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? अमाउंट 14 लाख। 17 लाख माइनस 3 लाख, इट इज टू बैंक अकाउंट। ये क्या आया? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। कैसे निकालना है समझा? ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स का आपको दिया हुआ था। परचेसेस अगर किसी ने 10 लाख लिए यहाँ पर तो उसका अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 17 लाख आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्सचा ट्रायल बैलेंस मध्ये बघू, क्रेडिट कॉलम मध्ये दिसले का 4 लाख? क्लियर हुआ क्या ये? सो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स कितना आया? 14 लाख। तो वो कब करेक्ट आएगा? अगर परचेसेस की अमाउंट करेक्टली है तो। अगर परचेस की अमाउंट 10 लाख ली तो क्या होगा? 11 लाख आ रहा है पेमेंट, क्योंकि इधर 10 लाख दिखेगा ना, फिर ये 14 लाख टोटल हो जाएगी माइनस 3 लाख। 11 लाख विल बी रॉन्ग अमाउंट। परचेसेस 10 लाख के नहीं किए आपने, कितने के किए हैं? 13 के परचेसेस किए। सो परचेसेस की करेक्ट अमाउंट 13 लाख है, 10 लाख नहीं है। 10 लाख कैसे आई है वो? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हुआ क्या ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन? यशला काय कंफ्यूजन है? होतं आहे, काही नाही, म्हणजे कन्फ्युजन होतं, आता आहे। तुझं सांग ना कन्फ्युजन, ते करतील आन्सर, त्यांना क्लिअर आहे ना। तू विचार डाऊट तुझा, ते देतील आन्सर बाकीचे। ही ओपनिंग आहे आणि ही क्लोजिंग आहे। हा मग विचार ना, बरोबर आहे तुझंच। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है। क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 21 इज 3 लाख। 31 मार्च 22 क्या ट्रायल बैलेंस है ना, तो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट रहेगी वो एज ऑन 31 मार्च 22 की रहेगी। बोलायचं ना, मग तूच बरोबर असतोस आणि तू बोलत नाहीस, नेहमीच आहे तुझं। ट्रायल बैलेंस की डेट 31 मार्च 22 है, इसलिए वहां पर जो 4 लाख है वो क्लोजिंग रहेगा। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख आएंगे। एंड ये 1 अप्रैल 21 का है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो ओपनिंग रहेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, फिर टू बैंक 12 लाख आ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 12 लाख एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स भी 12 लाख। ठीक है, बाकी आप होमवर्क के लिए कर रहे हो 2nd, 3rd, 5, 6, 9, 10, 11। नाउ P&L अकाउंट चेक करो। ग्रॉस प्रॉफिट है तो ब्रॉट डाउन, ग्रॉस लॉस है तो भी ब्रॉट डाउन, बट वो डेबिट साइड को होगा। फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज, ऑफिस रेंट। सैलरीज में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है ना आपका,
उसका सैलरी पे एंड एल को जाएगा, बट जो स्टाफ फैक्ट्री में काम कर रहा है उनको लेबर बोलते हैं, वर्कर्स, वेजेस अकाउंट, वो जाएगा ट्रेडिंग में, एंड सैलरी एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को वेजेस। ये पढ़ लो आप, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। ये अगर इनका बिजनेस है ना, मतलब मेरा फॉर एग्जाम्पल आपका अमूल टाइप का एक बिजनेस है, उसके साथ साथ अमूल प्रॉपर्टीज नाम का भी है आपका बिजनेस, तो इसलिए रेंट रिसीव्ड यहाँ पर आ रहा है। ओके, उसके बाद अमूल नाम का एक फाइनेंसिंग कंपनी भी है जो लोन देती है लोगों को, जैसे मुथूट फाइनेंस वैसे अमूल फाइनेंस। ओके, आपका ही बिजनेस है ये सब, तो आपने लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी इधर ही आ रहा है। ये इंटरेस्ट नहीं, ये बैंक इंटरेस्ट अलग, वो सेविंग अकाउंट का या एफडी का रहेगा। और आपका अमूल फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस जैसे कंपनी, तो आपने लोन दिया है, पैसे आ गए आपको उसके इंटरेस्ट के। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सो आपका वो भी बिजनेस है, शेयर ट्रेडिंग भी करते हो आप, इसलिए ये सारे इनका P&L के क्रेडिट को आ गए। बट ये आपका बिजनेस नहीं है, मतलब अमूल प्रॉपर्टीज ऐसे बिजनेस नहीं है आपका। कभी कभार मैम 10 साल के बाद एक प्रॉपर्टी ली छोटी सी 200 स्क्वायर फीट और वो 5000 रेंट पे दी है, तो उस टाइप का अगर इनकम है तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट को जाएगा। ओके, बट मेरा बिजनेस अमूल वाला भी है, अमूल प्रॉपर्टीज भी है, अमूल फाइनेंस भी है, अमूल शेयर ट्रेडिंग कंपनी, ऐसे सारे बिजनेस है मेरे, मैं अमन गुप्ता हूँ। ओके, तो फिर क्या होगा, अमन गुप्ता के सारे इनकम P&L क्रेडिट को दिखते हैं, वैसे P&L क्रेडिट को दिखेगा। आपको डिफरेंस समझा ना? 10 साल में मैम कभी कभार प्रॉफिट हुआ और SIP में डाला, फिर डिविडेंड आ गया, कभी कभार ऐसे हो रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट को जाएगा, पर्सनल इनकम। पहले 10 साल तो प्रॉफिट ही नहीं था मैम, 9 इयर्स तो लॉस ही था, 10th ईयर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, उससे प्रॉपर्टी ली या SIP में इन्वेस्ट किया, फिर जो इनकम आया दैट इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बट आपके बिजनेसेस है ये सारे, अलग अलग इनकम सोर्सेस होंगे ना, सो वो यहाँ पर क्रेडिट। बहुत बड़े बिजनेस है ये आपके, तो हर एक का P&L अलग बनाओगे ना आप। अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स का एक P&L बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमूल फाइनेंस का अलग बनेगा, अमूल शेयर ट्रेडिंग का अलग बनेगा, ठीक है। बट ये सब छोटे छोटे स्केल पे चल रहा है आपका, स्टार्टअप है आपका, तो एक P&L में आप कर रहे हो। सो कब P&L क्रेडिट एंड कब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आपको समझा है क्या? क्योंकि बीकॉम वालों को नहीं समझा है, आप उनका ऑडिट करने वाले हो, तो तुम्हें भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, ऐसे नहीं होना चाहिए जब ऑडिट के लिए जाओगे तब आर्टिकलशिप में। सेम डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, सो कमीशन रिसीव ये करते करते मैं एजेंट भी हूँ, इतने बिजनेसेस संभालता हूँ और उसके साथ एजेंसी का भी काम करता हूँ। एजेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है और कुछ एजेंट, ब्रोकर, ये भी काम कर लेता हूँ। रील्स देखने की जगह मैम मैंने ये काम किया है। ओके, मतलब वो ये दिला दूंगा वो दिला दूंगा वाला, उसको कमीशन रिसीव्ड वाला इनकम मिल रहा है। समझा क्या आपको? एंड एबनॉर्मल गेन समझे? ये एबनॉर्मल क्यों? क्योंकि हर रोज उठ के मशीनरी सेल के लिए नहीं बैठोगे ना आप, कभी कभार मशीनरी सेल करोगे, इन्वेस्टमेंट भी कभी कभार सेल करोगे, इसलिए वो एबनॉर्मल है। जिनका मेन बिजनेस ही मशीनरी सेल करना है उनके लिए मशीनरी इन्वेंट्री है, गुड्स है। बगा साइंस बैकग्राउंड वाला कंसेप्ट क्लियर है? उनके लिए मशीनरी इन्वेंट्री है ना, क्योंकि वो हर रोज उठ के मशीनरी ही सेल करता है। ओके, तो उसके लिए वो सेल्स में जाएगा ना, उसके लिए वो एबनॉर्मल गेन नहीं है। तो आपको आपके क्लाइंट का बिजनेस पता होना चाहिए
क्लाइंट का अकाउंटेंट मशीनरी सेल किया है तो वो इधर डालेगा। ओके, उसको पता नहीं है उसका ओनर का मशीनरी गुड्स है तो सेल्स में डालना है। ओके, सो डायरेक्टली 1 साल के बाद ऑडिट को नहीं जाना है, बीच बीच में जाके देखना है, क्योंकि हर 2 महीने के बाद दूसरा ही अकाउंटेंट होता है वहां पर। फिर हर अकाउंटेंट को आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। अरे पिछली बार जिसको समझाया था उसने इतना ज्ञान लिया मेरे से और वो बड़े कंपनी में अकाउंटेंट हो गया और इधर दूसरा ही आया। अभी इसको ज्ञान दिया, ये भी जाएगा बड़े कंपनी में, करे, क्योंकि आपका ज्ञान फ्री में मिलेगा ना उसको। ऑडिट के समय बीकॉम में तो कुछ नहीं किया था, सब इधर समझा ऑडिटर से, फिर वो जाएगा बड़े कंपनी में अकाउंटेंट। 2000 से सैलरी वहां पे ज्यादा थी, फिर और 2 साल के बाद और 2000 सैलरी बढ़ेगी उसकी। तो आपको क्लियर चाहिए सब, नहीं तो वो भी कंफ्यूज था मैम, मैं भी कंफ्यूज, और फिर वो पूछेगा अकाउंट्स का टीचर कौन था, तो मेरी गई वहां पर। समझ में आ रहा है P&L डेबिट को क्या क्या है, सारे एक्सपेंसेस पता है ना, ये आपको नया कौन सा नहीं है। डिस्काउंट ऑन बिल्स बताओ। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल डिस्काउंटिंग करते हैं ये वाला। एंड डिस्काउंट अलाउड मतलब आपके कस्टमर को जो डिस्काउंट आपने दिया है, कौन सा वाला, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। 600 का शर्ट 100 में, ऐसे 600 को क्रॉस मार्क करके 100 होता है, दैट 100 की एंट्री करते हो आप बुक्स में। 500 का जो ट्रेड डिस्काउंट दिया था वो लेते ही नहीं है ना बुक्स में। फिर तुमने 10 खरीदे तो 100 की जगह 90 पेमेंट अभी करो उसका। ओके, तो आपको 10 शर्ट के 1000 आने चाहिए थे, वो 900 ही आ गए, तो 100 कैश डिस्काउंट, क्योंकि पेमेंट अभी करना है तुम्हें, कैश डिस्काउंट। ओके, एंड यही ट्रेड डिस्काउंट भी बन सकता है, पेमेंट करो 10 दिन के बाद, बट अभी 10 शर्ट्स यहाँ से उठाओ, मेरा स्टॉक कम करो। ओके, 900 दो 10 दिन के बाद, तो वो भी ट्रेड डिस्काउंट ही हुआ, क्योंकि आपने बिजनेस बढ़ाया। ट्रेड इज बिजनेस, बिजनेस बढ़ा। जो बंदा एक ही शर्ट खरीदने वाला था उसको आपने कितने दिए? 10, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आप मॉल में जाते हो, पहले वो लिखते हैं कि गुड़ी पाड़वा ऑफर, तो ऑफर की वजह से मॉल में जाते हैं हम। जाने के बाद अंदर और एक बोर्ड होता है, 3000 के शॉपिंग पे 500 का गिफ्ट वाउचर। तो पहले हम गए ऑफर करके, फिर वो एक ऑफर दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। फिर आपसे कितने की शॉपिंग करवाई उन्होंने? 3000 की। वो अगेन ट्रेड डिस्काउंट ही था वो ऑफर। 3000 लिए, एक्चुअली उसकी कॉस्ट थी 2500, तो आपने जो 3000 दिए उसमें से ही मैंने आपको 500 का गिफ्ट वाउचर दिया। सो आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, सो आपको शॉपिंग करते वक्त ये समझ में आना चाहिए। आर्ट्स एंड साइंस वाले जाएंगे, चलो 3000 पे 500 का, तो उनको बताओ कि तुम्हारे ही 500 वो तुम्हें गिफ्ट वाउचर पे दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल उसकी प्राइस बहुत कम होती है, वो पहले 3000 पे लेके जाते हैं। ठीक है, समाज सेवा करायला बसलेत का ते सांगा, वो उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं ना। तो आपको सच में है क्या जरूरत? ओके, जैसे मैंने सिलाई से शॉपिंग की थी, अभी सिलाई के मैसेजेस मैं आपको दिखाती हूँ। जैन में शॉपिंग की थी, उन्होंने मुझे बिल के साथ गिफ्ट वाउचर्स नहीं, कूपन्स दिए, विच आर वैलिड टिल February, कल खत्म हो रहा है, तो मैंने नहीं यूज किया। अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो क्यों? क्योंकि ऑफर कैसी थी मैम, फेब में 6000 का शॉपिंग करो आपको सिर्फ 3000 ही पे करने हैं, 3000 ऑफ, तो 3000 का बेनिफिट हो रहा है।
तो मैंने उनको बताया मैंने शॉपिंग ही नहीं की तो मुझे 6000 का बेनिफिट होगा ना, मेरे पूरे 6000 सेव हो जाएंगे। ओके क्योंकि वो क्या करते हैं 6000 की शॉपिंग करो 3000 ऑफ मिलेगा। द ऑफर इज वैलिड टिल 29 फेब। सो अगर कोई बंदा गया 29 फेब को, आज लास्ट डे है करके, तो 29 फेब को उसको इनवॉइस के साथ क्या मिलेगा, कूपन विच इज वैलिड टिल 31 मार्च। वो कूपन होगा 10,000 के शॉपिंग करो बट पे ओनली 4000। सो आई विल सेव 6000 और 10,000। हाँ कॉमर्स स्टूडेंट 10,000 सेव तो वो जाएगा ही नहीं ना, उसकी ऑफर है इसलिए मैं क्यों परचेज करूं, मुझे नहीं करना है परचेज, नॉट रिक्वायर्ड। कर सिलाई कैसे बड़े हो गए, एक ही था ना सिलाई इधर बाजीराव रोड, अभी आउट ऑफ पुणे भी सिलाई है, पिंपरी में भी आ गया है सिलाई। कैसे आ गए, कैसे बड़े हो गए ये आपने अभी देखो आपके पास 5-6 शर्ट्स है तो काम हो सकता है 5-6 शर्ट्स, बट हमारे पास 50 शर्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑफर्स। रिक्वायर्ड है क्या 50 शर्ट का दर आफ्टर एवरी 1 आवर आप चेंज करते हो क्या, बट ऑफर की वजह से हम ऐसे ही बाइंग कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके शादी में हर 1 घंटे के बाद चेंज करते हैं, क्या क्यों करते हैं पता नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है बट शादी है तो खर्चा करना है। ओके रिक्वायर्ड होता है क्या बताओ, एक ही शेरवानी पहन के घूमे आप पूरे दिन, क्या प्रॉब्लम है, आप एक ही साड़ी में घूमे पूरे दिन। ओके सुबह एक चावेल आवेगी, रिसेप्शन के टाइम अलग, तो उससे बिजनेस हो रहा है। ओके इंडियन वेडिंग्स में जितना खर्चा होता है ना उतना बाकी वेडिंग्स में नहीं हो सकता। क्रिश्चियन वेडिंग अगर आप देखते हो, क्रिश्चियन वेडिंग में क्या खर्चा है, एक वो व्हाइट गाउन पहन के घूमना है एंड एक ब्लैक कोट पहन के घूमना है आपको, और एक केक कटिंग करना है, रिंग्स एक्सचेंज करने, काम खत्म। और खाने को केक भी दिया तो भी सो इंडियन वेडिंग इतना बिजनेस किधर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इवेंट मैनेजर लगेगा, आपको डांस के लिए कोरियोग्राफर लगेंगे, तो कितना बिजनेस हो रहा है समझा क्या आपको, हमारी संस्कृति की वजह से। ये क्लियर है, पी एंड एल डेबिट, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो हाँ। सो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट समझ में आना चाहिए आपको। आपको उन्होंने बोला अर्ली बर्ड डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट होता है वो, ठीक है, वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, आपके रिसीट में डिस्काउंट दिखेगा वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है तो, एंड ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखेगा। एंड आगे बताती हूँ, वो कूपन मैंने नहीं यूज किया तो वो बार बार कॉल कर रहे हैं कि आपका वो कूपन एक्सपायर हो रहा है, तो मैंने बताया मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब एक्सपायर हो रहा है, तो आपके कॉल बंद हो जाएंगे क्योंकि मुझे नहीं खरीदना है। फिर कॉल बंद हो गए, फिर ये ऐसी बोलती है भाई, तो कॉल नहीं कर रहे अभी, वो बल्क SMS, आपका कूपन ऑन, आपका कूपन एक्सपायर, आपका कूपन। तो एक आदमी तंग हो के, अरे कुछ तो खरीद लेते हैं, तो इनके SMS आना बंद हो जाएंगे। तो समझा कैसे बिजनेस करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज फॉर P&L टू ये सारे, देन डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड टू P&L टू कैपिटल क्रेडिट किया है मतलब नेट प्रॉफिट हुआ है, एंड कैपिटल डेबिट मतलब नेट लॉस। ड्रॉइंग्स, कैश विड्रॉ की तो ड्रॉइंग्स टू कैश, गुड्स विड्रॉ किए तो ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। फिर वो ड्रॉइंग्स अकाउंट कहाँ पर जाएगा, कैपिटल को, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या है, क्या विड्रॉ किया उसके ऊपर डिपेंड है, कैश विड्रॉ किया तो टू कैश, गुड्स किए तो टू परचेसेस, AC उठा के लेके गए घर पे आपके तो ड्रॉइंग्स टू AC,
ड्राइंग्स टू फर्नीचर, ड्राइंग्स टू मशीनरी, ड्राइंग्स टू प्रिंटर। बिजनेस में प्रिंटर था, बिजनेस में नया लाया, इसका क्या करे, घर पे 1-2 प्रिंट्स लगते हैं। ओके। इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उसका इनकम सिर्फ इतना ही नहीं होता, बिजनेस इनकम, ये मैंने बताया था आपको। सो पहले पेमेंट की एंट्री इनकम टैक्स टू बैंक एंड देन कैपिटल टू इनकम टैक्स। पार्टनरशिप फर्म के केस में इनकम टैक्स P&L को डेबिट होगा, फर्म का, एंड पार्टनर्स का कैपिटल को। डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड आता है आपको, P&L टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव टू P&L। रिबेट का भी सेम, रिबेट देखो ऐसे है कि 5000 की शॉपिंग करो एंड यू विल गेट रिबेट ऑफ 4%। सो वहां पर कंडीशन डाली है उन्होंने। रिबेट से क्या होता है, शॉपिंग बढ़ता है एक कस्टमर का, ट्रेड डिस्काउंट से कस्टमर्स बढ़ते हैं। सो पहले 1000 पे लेके जाओ शर्ट को, 400 के शर्ट को, उसको क्रॉस मार्क करके 600 पे लाओ। 1000 का 600 करके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाओ 600। 600 का 400 तब होगा अगर आपने 10 शर्ट्स परचेस किए तो। मतलब फर्स्ट इसमें मैंने कस्टमर्स इंक्रीज किए, रिबेट में मैंने क्या किया, हर एक कस्टमर का शॉपिंग अमाउंट इंक्रीज किया। ओके, वो आया था, वो बोल 600 बताया, आपने बताया 10 शर्ट्स लिए तो 400 में। अरे तो गिफ्ट देने ही थे ना हमें, तो ले लेते 10 शर्ट्स इधर से ही, तो ले लिया आपने 10 शर्ट्स। ओके, सो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ाने हैं, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। एंड शॉपिंग ऑफ 1 कस्टमर, शॉपिंग अमाउंट ऑफ 1 कस्टमर इंक्रीज करनी है तो क्या दो उसको, रिबेट, क्योंकि वो अगर एक शर्ट खरीदने वाला है तो उसने कितने खरीदने चाहिए, 10, दैट इज रिबेट। बट अकाउंट्स के लिए ट्रीटमेंट सेम, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, बट ये वाला रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे साइंस बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं रहेंगे। आपको समझेगा कि मुझे 10 शर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे 600 में एक दो आप, ठीक है, वहां पर 4000 पे करने पड़ेंगे ना, मुझे एक ही शर्ट चाहिए, मुझे 600 में ही काम होने वाला है मेरा, तो मैंने 3400 सेव किया। आप क्या 200 सेविंग की बात कर रहे हो, मैंने तो 3400 सेव किए बाय परचेसिंग 1 शर्ट। ओके, ऐसे उसको नहीं बोलना है, क्योंकि आप भी आगे जाके यही करोगे ना बिजनेस में, तो वो क्या कर रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो उसको सिर्फ ओके बोलो। अभी सिलाई वाले क्या कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, तो उसको बोलना नहीं है मुझे नहीं करना है शॉपिंग, इतना ही बोलना है। सो रिबेट टू कस्टमर, P&L टू रिबेट, ठीक है। बैड डेट्स में पहले बैड डेट्स टू डेटर्स, फर्स्ट एंट्री बैड डेट्स की एंड ट्रांसफर टू P&L टू बैड डेट्स। बट आपके पास एक अकाउंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नाम का, तो आप उस अकाउंट को डेबिट करोगे, P&L को नहीं करोगे। वो अकाउंट नहीं है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, तो P&L को डेबिट करोगे। एंड बैड डेट्स वालों के पास, जिसको बैड डेट्स जिसने किए आपके, उसको लॉटरी लग गई और उसने पैसे दिए आपको, तो वो हो जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड। सो फर्स्ट एंट्री लिखो वहां पर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंड देन बैड डेट्स रिकवर्ड टू P&L। ठीक है, बाकी के एडजस्टमेंट्स कल कर रहे हैं हम।